आज शंकर बहुत खुश था और खुश भी क्यों ना हो। आज इतने दिनों के बाद उसके हाथ पतंग लगी थी। ए बसंती, ये देखो, मैंने आज पतंग लूटा है। ये तो बहुत बड़ा पतंग है, कहाँ से मिला? अरे ऐसे ही थोड़े ना मिला है, बहुत परिश्रम किए हैं तब जाकर ये हाथ लगी है। शंकर दौड़कर हीरा मोती के पास जाता है। हीरा मोती दो बैल हैं। शंकर हीरा मोती को ही देख देख कर बड़ा हुआ है। हीरा मोती तो जैसे उसके प्राण हो। वो जब भी विद्यालय से आता है तो सबसे पहले उन्हीं को विद्यालय का सारा समाचार सुनाता है। उसके पश्चात ही वो भोजन करता है। देख हीरा, कितनी बड़ी पतंग हाथ लगी है। हीरा भी अपना सिर हिलाकर उसके खुशी में खुश होता है। शंकर उसके सर को बड़े प्यार से सहलाता है और उसके लिए खलिया और मोटा अनाज आदि का मिश्रण तैयार करता है और बड़े प्यार से खिलाता है। इधर बसंती गोबर इकट्ठा करती है और उसके गोल गोल उपल बनाकर सूखने के लिए डाल देती है। शंकर, जा पिताजी और भैया को खेतों में रोटी दे आ और लौटते समय हकीम काका से दवा भी ले आना। अम्मा की खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ, तू रोटी बांध दे। हाँ, अभी देती हूँ। बसंती हैंडपंप से पानी निकालकर अपना हाथ धोती है और रोटी बांधने के लिए झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी भी कैसी, एक तरफ से छत टूटा हुआ है, दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, बर्तन भी टूटे फूटे हैं। सामान के नाम पर एक टीन का संदूक, कुछ पुराने कपड़े जो खूंटी पर टंगे हुए हैं और दीवार पर हनुमान जी की एक तस्वीर लगी हुई है, इस आस में कि संकट मोचन सब संकट हर लेंगे। बसंती के पिताजी एक किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं। उनके पास अब केवल 2 एकड़ जमीन ही बची है। पिछले साल ही बीज खरीदने के लिए उन्होंने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया था। शंकर अभी 12 साल का ही है। बड़ा भाई 19 का हो गया और बसंती 18 की। माँ पार्वती की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब इतनी कमाई तो नहीं कि उसका इलाज कराया जा सके। गांव में एक हकीम जी हैं, वही सबका इलाज करते हैं। बसंती एक कपड़े में रोटी बांध देती है और 2 प्याज रख देती है। आज घर में सब्जी बनाने के लिए 2 पैसे नहीं थे। जो थोड़े से पैसे थे उससे वो हीरा मोती के लिए अनाज खरीद लाई थी। आज कई दिनों बाद बैलों को भी अच्छा चारा नसीब हुआ था। ले, पिताजी को दे आ, और ये ले 10 रुपए। आते समय हकीम काका से दवा ले आना। ठीक है, और जल्दी आना, कहीं फिर पतंग ना लूटने लगना। हाँ ठीक है। शंकर खेतों में जाकर भैया को आवाज़ लगाता है। ए भैया, दीदी ने रोटी भेजी है। अच्छा, आता हूँ, चलो पिताजी थोड़ा खा लेते हैं। क्या खा लें? अब तक बीज डल जाने चाहिए थे। पता नहीं इस बार वर्षा समय पर होगी कि नहीं। घर में कुछ खाने को नहीं है। कर्ज भी काफ़ी बढ़ गया है। तुम्हारी माँ भी बीमार है, पता नहीं वो जीवित भी बचेगी कि नहीं। ऐसा ना बोलो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हो। दोनों एक नीम के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं। शंकर हकीम के पास जाता है। काका, माँ की खांसी नहीं रुक रही है। अरे मैंने कितने बार कहा शहर जाकर अस्पताल में दिखा ले, अब उसकी खांसी मेरे बस की ना है। हकीम एक पुड़िया में दवा बांध देता है। शंकर उसको लेकर घर आता है। बसंती पार्वती को बड़ी मुश्किल से उठाती है। माँ, दवा खा ले। पार्वती बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और बड़े प्यार से बसंती को देखती है। तूने खाना खाया? सारा दिन काम करती रहती है, अपना भी ध्यान रखा कर। अब तू बड़ी हो गई है, सुंदर नहीं दिखेगी तो कौन ब्याह करेगा? तुम मेरे ब्याह की चिंता ना करो, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो दवा खा लो। हट पगली, ऐसा थोड़ी ना होता है, ब्याह तो तुमको एक दिन करना ही पड़ेगा। पार्वती बड़ी मुश्किल से खटिया से उठती है, दवा पीकर फिर लेट जाती है। फिर शंकर की तरफ देखकर कहती है, ए शंकर, खेत गए थे? हाँ अम्मा, गए थे ना रोटी देने। सिंचाई का इंतजाम हो गया कि नहीं? अभी नहीं अम्मा, पिताजी रामदीन काका से बात किए थे कि थोड़ी देर के लिए हमें भी एक ट्यूबवेल चलाने को दे दे, बदले में किराया चाहे ले लो। तो क्या कहा? वो तो तैयार है, लेकिन काकी नहीं मान रही है। कह रही है कि ज़्यादा देर चलेगा तो हमारा ट्यूबवेल जल जाएगा। देखो
इस बार समय से बारिश होती है कि नहीं। तभी बसंती बोलती है, तुम चिंता ना करो अम्मा, भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है। इस बार वर्षा जरूर होगी और हमारा खेत सफ़ेद सोने से भर जाएगा। रात हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन रामचरण के आंखों में नींद कहाँ। वो खटिया पर लेटे हुए आसमान निहार रहा है कि कहीं कोई भूला भटका हुआ बादल का टुकड़ा ही दिख जाए। लेकिन आसमान तो बिल्कुल साफ है, सितारे टिम टिम करके चमक रहे हैं। पूर्णिमा का चांद रामचरण को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी रोशनी से खेतों को सुखा रहा हो और सितारे उसकी बर्बादी पर जश्न मना रहे हों। वो बेचैनी में खटिया पर कभी इधर करवटे कभी उधर बदलता, तो कभी खड़ा होकर बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर टहलने लगता है। सुबह होते ही शंकर विद्यालय जाने के लिए तैयार होता है। जाने के पहले वो हीरा मोती से जरूर मिलता है और अपने हाथ से उसे घास खिलाता है। ए हीरा, जानता है आज हमारी गणित की परीक्षा है, तू देखना इस बार भी मैं अव्वल रहूँगा। हीरा उसकी हर बात पर सिर हिलाता है जैसे सब समझ रहा हो। तुम्हें क्या लगता है हीरा, क्या इस बार बारिश होगी? हीरा फिर सिर हिला देता है और उसके गर्दन में बंधी घंटी टन टन करके बजने लगती है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। शंकर जैसे ही जाता है तभी एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की SUV उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। रामचरण हाथ जोड़कर दौड़ते हुए आता है। मालिक, कैसे आना हुआ? मुझे बुला लेते। मैंने सोचा तुम्हें क्या बार बार बुलाना, आज मैं ही आकर देख लेता हूँ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मालिक, आप तो सब जानते हैं। पिछले साल बारिश नहीं हुई, बहुत बुरी हालत है, लेकिन तुम्हारी बुरी हालत के बारे में सोचूंगा तो अपना धंधा कैसे करूँगा। मेरी मजबूरी भी तो समझा करो मालिक, दया करे। तभी साहूकार की नज़र बसंती पर पड़ती है। ये तुम्हारी लड़की है ना? हाँ मालिक, बड़ी हो गई है, कब शादी करोगे? लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर सबको तो मोटा दहेज भी चाहिए। अब आप तो जानते हैं, पैसा होता तो मैं आपका उधार न चुका देता। हाँ ठीक है, मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ, जल्दी मेरा पैसा चुका दे। साहूकार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रामचरण दुखी होकर अपने झोपड़ी में आता है। फिर आया था? हाँ, कह रहा था जल्दी उधार चुका दो। अब मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं? तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं। तुम जैसा सोचो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रामचरण अपने खेतों में काम करने चला जाता है। पार्वती अपने बड़े बेटे हरि से कहती है, बेटा हरि, जा अपने मामा से 1 लाख रुपए मांग ले। लेकिन अम्मा, क्या मामा इतने पैसे दे देंगे? अब एक बार तो पूछना पड़ेगा ना। तभी बाहर कुछ शोरगुल की आवाज़ आने लगती है। क्या हुआ हरि? पता नहीं अम्मा, जाकर देखता हूँ। हरि बाहर निकलकर लोगों से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना शोरगुल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज तड़के ही बिहारी लाल ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। क्यों चाचा? सुनने में आया है कि साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया था और इस साल बोने के लिए बीज भी नहीं खरीद सका, इसलिए तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये तो अच्छा नहीं हुआ। बेचारे किसान अब कर भी क्या सकते हैं। देखो भगवान और क्या क्या दिन दिखाएंगे। हरि एक पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठकर सोचने लगता है कि अपने ही घर की स्थिति कौन बड़ी अच्छी है। मेरे घर भी तो कर्ज में पूरा डूबा हुआ है। बहन की शादी भी करनी है, बैलों के लिए ठीक से चारे का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। ट्यूबवेल के लिए दफ्तर गए थे तो वहाँ भी बाबू घूस मांग रहा है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कभी बारिश समय पर नहीं होती, अगर हो गई तो पौधों को कीड़ा खा जाते हैं। बगल वाले रामदीन काका का अच्छा है, उन्होंने 2 साल पहले ही ट्यूबवेल लगवा लिया था। उनकी खेती तो अच्छी हुई थी और इस साल तो जुताई के लिए उसने ट्रैक्टर भी खरीद लिया। हम ही लोग मर रहे हैं। हरि दुखी मन से उठता है और सोचता है, चलो मामा से बात करते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दें। बसंती अपने पुराने बक्से से फटी पुरानी किताब निकालती है और उन दिनों को याद करने लगती है जब वो स्कूल जाया करती थी। वो पढ़ने में सबसे आगे थी। गणित और विज्ञान उसका प्रिय विषय हुआ करता था। उसने गणित का प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। उसका सर्टिफिकेट आज भी उसने सहेज कर रखा है, परंतु घर की आर्थिक तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी एक सहेली है जिसका नाम शिवा है, जो बगल वाले पड़ोसी रामदीन की बेटी है।
उसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है, लेकिन अफसोस बसंती केवल 7वीं तक ही पढ़ सकी। बसंती अपने पुराने पुस्तकों को पढ़ रही थी, तभी शिवा आती है। चल बसंती, यहाँ क्या कर रही है? चलो सरोवर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं जा सकती, अम्मा बीमार हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे थोड़ी देर के लिए चलते हैं। और तू ये पुरानी किताब क्यों देख रही है? तू तो अब स्कूल नहीं जाती ना। तुम्हारे लिए कितना अच्छा है कि तुझे अब परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और कम नंबर आने पर डांट भी नहीं पड़ती। नहीं शिवा, तू जानती है पढ़ना लिखना मुझे कितना पसंद था। चल छोड़, तू नहीं समझेगी। अच्छा तो हम लोग सरोवर चलें। तू बार बार सरोवर जाने की जिद क्यों कर रही है? क्या बात है, किसी को बुलाया है क्या? शिवा शर्म से अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो ज़रूर है, नहीं तो तू बार बार सरोवर जाने की जिद ना करती। हाँ, सुरेश कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। अच्छा तो ये बात है, तो सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि सुरेश से मिलने जाना है? अच्छा रुको, अभी माँ को बताकर आती हूँ कि हम लोग सरोवर जा रहे हैं। हरी अपने मामा के घर पहुँचता है। मामी हरी को देखकर बहुत खुश होती हैं। मामी की केवल 2 लड़कियां हैं, तो वो हरी को अपना पुत्र ही मानती हैं। वो हरी के लिए जल्दी जल्दी खाने के लिए बनाने लगती हैं कुछ। और हरी, गांव में सब ठीक है ना? और पार्वती कैसी है? ठीक है मामी, बस खांसी नहीं रुक रही है। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ मामी, वो हम लोग बहुत कहे अम्मा से कि डॉक्टर को दिखा ले, पर वो सुनती ही नहीं है। तभी मामा बाहर से आते हैं, वो भी हरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। कहाँ गए थे मामा जी? अरे पंडित ने एक लड़का बताया था कल्पना के लिए, वहीं मिलने गए थे। अच्छा तो क्या लड़का पसंद आया? नहीं, लड़का की उम्र थोड़ी ज़्यादा है और परमानेंट जॉब भी नहीं है। और तू बताओ कैसे आना हुआ? हमारी बहन तो ठीक है ना? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और रामचरण जी, पिताजी बहुत परेशान हैं। वो साहूकार बहुत परेशान कर रहा है। मामा समझ जाते हैं कि हरी क्यों आया है। तुम चिंता ना करो। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख। आज शंकर गणित के टेस्ट में पूरा नंबर पाकर बहुत खुश था। वो दौड़ते दौड़ते घर आता है और सबसे पहले हीरा मोती से मिलता है। जानता है हीरा, आज परीक्षा में हमें पूरे 10 में 10 मिले हैं। मास्टर जी बहुत खुश थे, उन्होंने हमें इनाम में ये पेन दी है। हीरा अपना सिर हिलाकर अपने गले में बंधी घंटी को जोर जोर से बजाता है। शंकर उसे प्यार से सहलाता है और उसके बाद वो अपनी अम्मा को बताने जाता है। पार्वती अपने बच्चे की उपलब्धि से खुश होती है। मामा हरी को बाजार ले जाते हैं, वहाँ उसको एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीदते हैं। फिर बैंक जाते हैं, वहाँ से उसको 1,50,000 का कैश निकाल कर देते हैं और साथ ही एग्रीकल्चर वाली दुकान से उसके लिए एक डिबलर मशीन भी खरीद कर देते हैं। मामा ये क्या है? अरे ये डिबलर मशीन है, इससे बीज बोया जाता है। इसमें एक स्टील की चोंच होती है जो तैयार जमीन पर हल्का दबाने पर एक गड्ढा कर देती है। मशीन को थोड़ा और दबाने पर बीज वाले बक्से में बीज गिरकर गड्ढे में चला जाता है। बीज गिरते ही वो चोंच और फैल जाता है और ऊपर खींचते ही वो बीज मिट्टी से ढक जाता है। समझे कि नहीं? हाँ मामा जी, समझ गया। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब तू जा और पैसे ध्यान से रखना। प्रणाम मामा जी। शिवा और बसंती दोनों सहेलियां सरोवर पहुंचती हैं। वहां उनको बैठे हुए आधा घंटा हो गया। तुमने अपनी अम्मा को सुरेश के बारे में सब कुछ बता दिया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं बताया। सोचती हूँ अब बात बता दूँ। हाँ जल्दी बता दे, कहीं देर ना हो जाए। तभी शिवा को सुरेश आता हुआ दिखाई देता है। वो देख, सुरेश आ रहा है। आज मैं उससे पूछ लूँगी कि वो हमसे ब्याह करना चाहता है कि नहीं। हाँ तुमने ठीक सोचा है। कहो सुरेश भैया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। नहीं बसंती, तू बस 5 मिनट बैठ, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तू बसंती वहीं थोड़ी दूर पर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है और शिवा सुरेश से पूछती है, क्यों सुरेश, बहुत दिनों बाद गांव आना हुआ? फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम बहुत आ गया था। अच्छा तो अब छुट्टी मिल गई, तो अब क्या इरादा है? कैसा इरादा? अरे कुछ हमारे बारे में सोचे हो कि नहीं? कब करोगे शादी की बात?
जब हमारे बाबूजी हमारी शादी कहीं और तय कर देंगे तब। शादी की बात करने के लिए ही तो गांव आया हूँ। सच? हाँ, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? शिवा थोड़ा शर्मा जाती है। अच्छा, तो शादी के बाद तू हमको शहर घुमाओगे? हाँ, क्यों नहीं, हम तो तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा, तो हम सब चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? हाँ, हमारी अम्मा हमें ढूंढ रही होंगी। रामचरण साहूकार का पैसा चुकाने उसकी कोठी पर जाता है। क्या बात है रामचरण, इतनी सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ क्यों आया है? मालिक, वो आपका पैसा लौटाने आया था। अच्छा, अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? वो मालिक कहीं से उधार लिए हैं। अच्छा ठीक है, कितना पैसा लाया है? 1 लाख मालिक। और बाकी के 2 लाख वो मालिक फसल बिक्री के बाद दे दूंगा। ठीक है, अब जा अपना काम कर। रामचरण वहाँ से सीधे बाजार जाता है और वहाँ से बाकी बचे पैसे से G27 कपास के बीज खरीदता है। चल हरी, खेत चलते हैं, अभी खेत की और गुड़ाई करनी है। जब गुड़ाई हो जाए तब बीज डालेंगे। दोनों पिता पुत्र फावड़े से खेत की गुड़ाई में जुट जाते हैं। तभी हरी देखता है कि बगल वाला रामदीन कोई बड़ी सी मशीन से मिट्टी भुरभुरी कर रहा था। देखो पिताजी, रामदीन काका कोई बड़ी मशीन लाए हैं। हाँ, लगता है उसने कहीं से कल्टीवेटर मशीन का इंतजाम कर लिया। ये क्या करता है? जमीन की मिट्टी भुरभुरी कर देता है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है। चल तू अपना काम कर, दूसरों को ना देख। बसंती अपने घर काम में व्यस्त है। वो दूर दूर जाकर लकड़ी बीनती है, जिससे भोजन बनाने के लिए ईंधन प्राप्त हो सके। तभी चांदनी नाम की एक औरत उसको आवाज़ देती है। चांदनी अक्सर गांव आती रहती है और साहूकार से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मध्यम कद की औरत जिसके मुंह में हमेशा पान पड़ा रहता है। आज उसने पीले रंग की चमचमाती साड़ी पहन रखी थी, कानों में बड़े बड़े झुमके झूल रहे थे और माथे पर बड़ी सी गोल गोल बिंदिया। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर बात करने में बहुत चतुर है। सभी को अपनी बातों के लपेटे में आराम से ले लेती है। कहाँ रे बसंती, कहाँ इधर उधर घूमती फिरती है? कुछ नहीं काकी, लकड़ियाँ बीन रही थी। अरे पगली, कब तक यूं ही लकड़ियाँ बीनती फिरेगी? मेरे साथ शहर चल, रानी बना दूंगी। नहीं काकी, फिर मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे शहर चल, मैं तुमको कोई काम दिला दूंगी। तेरी माँ के इलाज भी हो जाएगा और तेरी भी जिंदगी बन जाएगी। नहीं, अभी नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शंकर सरोवर किनारे अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मस्त है। आज विद्यालय में गुड़ी पड़वा की छुट्टी जो है, आज उसकी पतंग आकाश में सबसे ऊपर उड़ रही थी। उसने पतंग के नीचे रंग बिरंगे कागजों का पट्टा चिपकाकर सुंदर ढंग से सजा दिया था। पतंग के पीछे लहराते हुए रंग बिरंगे कागज के फीते हवा में ऐसे लग रहे थे जैसे शंकर अपने रंग बिरंगे सुंदर सपने को हवा में लहराते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। ये देख रमेश, मेरी पतंग आज कितनी ऊंची उड़ रही है। तेरी पतंग बड़ी है ना, आज मुझे कोई नहीं छू सकता। छू नहीं सकता तो क्या, काट तो सकता हूँ ना। अच्छा, हिम्मत है तो काट कर दिखा। रमेश ने शंकर की पतंग को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपनी पतंग शंकर की पतंग के पास लाता, वो बड़ी चतुराई से अपनी पतंग दूर ले जाता और रमेश की पतंग उसका पीछा ही करती रह जाती। चल, आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन मैं तेरी पतंग जरूर काटूंगा, तुम देख लेना। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये कहकर शंकर जोर जोर से हंसने लगता है। आज खेत में जुताई करते हुए 3 दिन हो गए। बीज डालने का समय आ गया था। रामचरण हरि से बीज डालने की हिदायत देता है। देख हरि, कुंड की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना। पिताजी, आप हाथ से डालो, मैं तो डिबलर से डालूंगा, जो आज मामा ने दिया है। ठीक है, तू उसी से कर। मानसून विभाग ने घोषणा की है कि इस बार मानसून समय पर आएगा, तब तो पिताजी मज़ा आ जाएगा। हाँ, सब गणपति की कृपा है। आज दोनों बहुत खुश हैं। उनका सब काम ठीक होता नजर आ रहा था। दोनों दिन भर मेहनत करके बुआई का काम समाप्त कर देते हैं। कपास की फसल बोने के बाद 35 से 40 दिन तक सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः दोनों घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि पार्वती की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उसे आज बहुत बुखार भी है।
उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बसंती दौड़कर हकीम के पास जाती है। हकीम ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है कि उसका रोग अब मेरे बस में नहीं है, तुम लोग उसे सरकारी अस्पताल में ले जाओ। बसंती दौड़ते हुए घर पहुंचती है। पिताजी, हकीम कह रहा है अम्मा को सरकारी अस्पताल ले जाओ। पार्वती सोचती है कि अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा। वो तुरंत कह उठती है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। पार्वती के हट के कारण सब चुप हो जाते हैं। बसंती गणपति के पास से भभूति निकालकर अम्मा के माथे पर मल देती है। सुबह सुबह शिवा बसंती के घर आती है। काकी की तबीयत कैसी है? रात से ठीक है। बसंती अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे तू क्यों रोती है? अम्मा ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। शिवा बसंती के घर के कामों में हाथ बटाने लगती है और उसके लिए रोटी बनाती है। चल अब तू खा ले, कल से भूखी है, मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? खाएगी नहीं तो अम्मा को कौन देखेगा? तभी बसंती देखती है कि मामा चले आ रहे हैं। मामा को देखते ही बसंती ऐसे खुश होती है जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल गया हो। वो उनको देखकर बहुत खुश होती है। अरे मामा, आप कैसे आना हुआ? पार्वती को देखने आया हूँ। कैसी है वो? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। तभी पार्वती की आंख खुल जाती है। अरे भैया, आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ, बहुत खांसी है और सीने में दर्द भी है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। क्यों? फिर मामा बसंती की तरफ देखते हैं। मामा, हम लोग कितना कह रहे हैं कि अस्पताल चलो, पर अम्मा मानती ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? चलो मैं ले चलता हूँ। बसंती शंकर को आवाज़ देती है, ए शंकर, हम लोग अम्मा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, पिताजी से कह देना। मामा टैक्सी वाले को बुलाते हैं और बसंती और पार्वती को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। 2 घंटे इंतजार के बाद नर्स पार्वती को आवाज़ लगाती है। डॉक्टर पार्वती को देखता है और ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे के लिए कह देता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पार्वती को टीबी है, जो कि अंतिम स्टेज पर है। अब उसको दवा भी काम नहीं करेगी। मामा के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। बसंती फूट फूट कर रोने लगती है। मामा, अब क्या होगा? घबराओ मत बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। पार्वती को वहीं टीबी वार्ड में एडमिट करा दिया जाता है। मामा बसंती को घर छोड़ उसके घर आते हैं और रामचरण को सांत्वना देते हैं। घबराओ नहीं, मैं हूँ, कोई बात हो तो बताना। वैसे मैं हर हफ्ते पार्वती को देखने आ जाया करूँगा, तुम चिंता मत करो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो हम लोग क्या करते? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, सब गणपति ठीक करेंगे। 1 हफ्ता बीत गया था। बसंती अपनी झोपड़ी को गोबर से लीप कर साफ कर रही थी। उसका मन अब काफ़ी स्थिर था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मा के बिना घर सूना सूना जो हो गया था। वो बार बार चारपाई की तरफ देखती जहां अम्मा लेटा करती थी। तभी उसे रामदीन काका के घर से ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है। शायद शिवा की शादी तय हो गई। वो घर का सारा काम निपटाकर शिवा से मिलने जाती है। शादी तय हो गई? मुझे बताया नहीं? मैं उस दिन बताने ही गई थी, लेकिन तुम लोग काकी को लेकर परेशान थे। अब काकी कैसी हैं? बसंती अम्मा का नाम सुनते ही रोने लगती है। डॉक्टर ने कहा है कि अब अम्मा नहीं बचेगी। अरे तो तुम रो नहीं, हिम्मत से काम लो, अब तो सब तुमको ही तो संभालना है। बसंती अपने आंसू पोंछकर शिवा की खुशी में खुश होने का प्रयास करती है। गांव की औरतें बन्ना बन्नी के गीत गा रही हैं। बनना है मेरो राजकुंवर, सूरतिया चमके सूरज जैसी, आएगा वो घोड़ी पे बैठ के, ले जाएगा मुझको चांद के देश।